हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है उपभोक्ता की बचत के बारे में। ये अर्थ एवं परिभाषा। अर्थशास्त्र में उपभोक्ता की बचत धारणा प्रोफेसर मार्शल के नाम से जुड़ी है, लेकिन सर्वप्रथम इसकी व्याख्या सन 1884 में ही ड्यूपिट ने की थी। प्रोफेसर मार्शल ने मूलतः इस धारणा का प्रतिपादन सन 1879 में अपने प्योर थ्योरी ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू में किया था तथा इसे उपभोक्ता का लगान कंज्यूमर्स रेंट के नाम से पुकारा। इस धारणा का विकास बाद में प्रोफेसर मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में किया तथा इसे उपभोक्ता की बचत कहा। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत की परिभाषा: किसी वस्तु से वंचित रहने के बजाय उपभोक्ता जो मूल्य देने को तैयार रहता है तथा वास्तव में जो मूल्य देता है उसका अंतर ही संतोष की बचत की आर्थिक माप है। इसे उपभोक्ता की बचत कहा जा सकता है। दूसरा डेफिनेशन है पेंशन के अनुसार: जो मूल्य हम देने को तैयार रहते हैं और वास्तव में जो मूल्य हमें पड़ता है उसके अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। अब हो गया उपभोक्ता की बचत की व्याख्या। उपभोक्ता के बचत के पीछे निम्नलिखित 3 तत्व काम करते हैं: उपयोगिता ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता के बराबर मूल्य, सभी इकाइयों के लिए समान मूल्य। उपभोक्ता ज्यों-ज्यों अधिक वस्तु का उपभोग करता है त्यों-त्यों प्रत्येक अगली वस्तु की सीमांत उपयोगिता पहली वस्तु की सीमांत उपयोगिता की तुलना में घटती जाती है। वह किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का तब तक उपभोग करता है अथवा खरीदता है जब तक वस्तु की किसी निश्चित इकाई की सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी बाजार मूल्य मार्केट प्राइस के बराबर न हो जाए। इस प्रकार उपभोक्ता सीमांत उपयोगिता के बराबर ही मूल्य चुकाता है। इस प्रकार इसे उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि हमें बाजार से 5 पेन खरीदनी है। चूंकि पहला कलम की उपयोगिता हमारे लिए सबसे अधिक होगी अतः उसके लिए हम सबसे अधिक मूल्य चुकाने को तैयार रहेंगे। मान लिया जाए कि पहली कलम के लिए हम 10 रुपये देने को तैयार हैं। चूंकि दूसरी कलम की उपयोगिता हमारे लिए पहले से कम होगी अतः उसके लिए हम 8 रुपये देने को तैयार होंगे। इसी प्रकार हम तीसरे के लिए 6 रुपये, चौथे के लिए 4 रुपये और पांचवी के लिए 2 रुपये देने को तैयार होंगे। अतः हमें सभी कलमों के लिए 10, 8, 6, 4 प्लस 2 30 रुपये के बराबर उपयोगिता प्राप्त होगी। अतः उसके लिए हम 30 तक देने को तैयार रहेंगे। लेकिन बाजार में प्रत्येक कलम की कीमत एक समान 2 रुपये के बराबर होगी, क्योंकि किसी वस्तु की कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है और यहाँ 5वीं कलम की सीमांत उपयोगिता 2 रुपये के बराबर है। अतः हमें 5 कलम में 5 × 10 = 10 रुपये में भी मिल जाएगी तथा 20 रुपये के बराबर कुल उपयोगिता की बचत प्राप्त होगी। तो यह है कि सीमांत उपभोक्ता के बचत की व्याख्या है कि उपभोक्ता ज्यों-ज्यों अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है त्यों-त्यों क्या होता है, अगली वस्तु से उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होती है, पहली वस्तु की सीमांत उपयोगिता की तुलना में घटती जाती है। वह किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का तब तक उपभोग करता है अथवा खरीदता है जब तक कि वस्तु की किसी निश्चित इकाई की सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी बाजार मूल्य मार्केट प्राइस के बराबर न हो जाए। इस प्रकार उपभोक्ता सीमांत उपयोगिता के बराबर ही मूल्य चुकाता है। इस प्रकार इसे उपभोक्ता बचत प्राप्त होती है। निम्नलिखित तालिका में उपभोक्ता की बचत को दिखाया गया है। कलम की इकाइयां पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। प्राप्त उपयोगिता तथा वह मूल्य जो उपभोक्ता देने को तैयार है रुपये में। बाजार मूल्य जो उपभोक्ता वास्तव में देता है रुपये में। उपभोक्ता की बचत ये भी रुपये में है। तो पहली इकाई है 10 की है जो उपभोक्ता देने को तैयार है और जो उपभोक्ता वास्तव में देता है 2 रुपये है। तो उपभोक्ता की बचत हो गई 10 - 2 = 8 रुपये। तो ऐसे ही दूसरे में हो गया 8 - 2 6 8 6 4 2। ये बाजार मूल्य जो उपभोक्ता वास्तव में देता है 2 2 2। तो इसमें 8 6 4 2 और 0, इसमें उपभोक्ता की बचत ये हो गया 8 रुपीज़ 6 रुपीज़ 4 रुपीज़ 2 रुपये और 0 रुपये
तालिका को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि हमें पहली इकाई में 8 रुपये, दूसरी में 6 रुपये, तीसरी में 4 रुपये तथा तीसरी में 4 रुपये और चौथी में 2 रुपये के बराबर तथा कुल 5 इकाइयों में 20 रुपये के बराबर उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है। 8, 6, 14, 4, 18 प्लस 2 इक्वल टू 20 की 20 रुपये की बचत होती है। पांचवी इकाई से उपभोक्ता की बचत शून्य के बराबर है, क्योंकि पांचवी इकाई की सीमांत उपयोगिता तथा मूल्य एक दूसरे के बराबर है। पांचवी इकाई की क्या हो गया, सीमांत उपयोगिता और मूल्य क्या है, एक दूसरे के बराबर है। उपभोक्ता की बचत की माप। प्रोफेसर टॉसिंग के अनुसार उपभोक्ता की बचत की माप निम्नलिखित सूत्र फॉर्मूला के आधार पर की जा सकती है। उपभोक्ता की बचत इक्वल टू कुल उपयोगिता माइनस सीमांत उपयोगिता इंटू वस्तु की इकाई। चूंकि किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के बराबर होती है, अतः ऊपर के सूत्र को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। उपभोक्ता की बचत इक्वल टू कुल उपयोगिता माइनस वस्तु का मूल्य और वस्तु की इकाइयाँ। उदाहरण में दिया गया है कि कलमों की कुल उपयोगिता 30 रुपये के बराबर है, सीमांत उपयोगिता अथवा 2 रुपये के बराबर है तथा खरीदी गई कलमों की संख्या 5 है, अतः उपभोक्ता की बचत हो गया 30 डिवाइडेड 2 इंटू 5, तो ये हो गया 30 को डिवाइड कर दे 10 से, तो सॉरी डिवाइड नहीं है, माइनस है, 30 को माइनस कर दिया 2 इंटू 5 इक्वल टू 20 रुपीज़, तो ये हो गया उपभोक्ता की बचत हो गया 20 रुपये। इस सिद्धांत की निम्नलिखित मान्यताएं हैं। वस्तु की उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। उपभोक्ता के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान रहती है। वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु सब्स्टिट्यूट नहीं है। उपभोक्ता की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से स्वतंत्र है। उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, मनोदशा इत्यादि में कोई अंतर नहीं होता है। इस सिद्धांत की मान्यता है, ये है। हो गया उपभोक्ता की बचत की आलोचनाएं हैं। फर्स्ट हो गया उपयोगिता की माप कठिन है। उपभोक्ता की बचत की धारणा इस बात पर आधारित है कि उपयोगिता मापनीय है, किंतु हिक्स की मानता है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है, क्योंकि यह एक अमूर्त और भावात्मक धारणा है। किंतु वस्तु की उपयोगिता भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होती है। पुनः किसी व्यक्ति के लिए एक ही वस्तु की उपयोगिता विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न होती है, अतः उपयोगिता की माप क्या है, कठिन है। दूसरा हो गया मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान नहीं रहती है। इस सिद्धांत की एक मान्यता यह है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, लेकिन यह बात सही नहीं है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बदलती रहती है। जैसे जैसे हमारे पास मुद्रा खर्च होती जाती है, वैसे वैसे बची हुई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है। उपभोक्ता की आय बढ़ने से मुद्रा की सीमांत उपयोगिता घटती है। इस तरह मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जब अस्थिर है तो उपभोक्ता की बचत की माप कठिन है। तीसरा हो गया प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते। इस सिद्धांत के अनुसार उपभोग की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, लेकिन वास्तव में कोई भी वस्तु एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती। एक वस्तु पर खर्च की गई मुद्रा दूसरी वस्तु की उपयोगिता को भी प्रभावित करती है। जैसे हम फल या दूध के लिए कितना देने को तैयार होंगे, यह केवल हमारी फलों या दूध की इच्छा पर निर्भर नहीं है, वरन इस बात पर भी निर्भर है कि हमें इससे पहले आटे, चावल, दाल या सब्जी पर कितना खर्च किया है। इस प्रकार आटे या चावल पर व्यय की गई रकम को ध्यान में रखते हुए फल या दूध से प्राप्त उपभोक्ता की बचत निश्चित ही उस उपभोक्ता की बचत से भिन्न होगी जो हमें फल या दूध की खरीद से तब मिलती है। चौथा हो गया उपभोक्ता की आय, रुचि और फैशन में अंतर होता है। इस सिद्धांत की एक यह मानता ये भी है कि उपभोक्ता की आय, रुचि एवं फैशन में अंतर नहीं होता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसमें अंतर होता है और इसके कारण उपभोक्ता एक ही वस्तु के लिए अलग अलग मूल्य देने के लिए तैयार होता है।
एक धनी व्यक्ति किसी वस्तु के लिए किसी गरीब व्यक्ति की तुलना में अधिक मूल्य देने के लिए तैयार रहता है। फैशन परिवर्तन भी उपभोक्ता की इच्छा की तीव्रता को बढ़ा देता है। एक वस्तु के लिए उपभोक्ता अलग अलग मूल्य देने के लिए तैयार रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक ही वस्तु के लिए उपभोक्ता की बचत भिन्न भिन्न होगी और इसकी सही माप नहीं की जा सकेगी। अब हो गया 5 हो गया अनिवार्यता एवं विलासिता के संबंध में उपभोक्ता की बचत मापना कठिन है। अनिवार्य वस्तुएं हमारे जीवन के लिए इतनी आवश्यक होती हैं कि उनके लिए उपभोक्ता कुछ भी मूल्य देने के लिए तैयार होगा। उदाहरण के लिए एक मरता हुआ रोगी दवा के लिए कितना मूल्य देने के लिए तैयार होगा यह कहना कठिन है। अतः ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की बचत बढ़ती है। लेकिन विलासिता की वस्तु जितना अधिक होता है तथा जिन्हें धनी व्यक्ति उपभोग में लाते हैं के साथ यह बात लागू नहीं होती है। विलासिता की या शान शौकत की वस्तुओं का महत्व तभी है जब उसका मूल्य अधिक है। इसका मूल्य कम होने से अमीर व्यक्ति के लिए इसका महत्व कम हो जाता है। इस तरह उपभोक्ता की बचत भी कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। अब हो गया 6 हो गया संपूर्ण बाजार के लिए किसी वस्तु के उपभोक्ता की बचत अब मापनीय है। किसी बाजार में विभिन्न उपभोक्ताओं की आय, रुचि, फैशन आदि अलग अलग होते हैं, जिनके कारण वे एक ही वस्तु के लिए विभिन्न मूल्य देने को तैयार होंगे। अथवा यदि किसी प्रकार एक व्यक्ति की उपभोक्ता की बचत की माप कर भी ली जाए तो संपूर्ण बाजार के लिए किसी वस्तु की उपभोक्ता की बचत की माप करना बहुत कठिन है। उपभोक्ता की जो बचत है की धारणा का व्यवहारिक महत्व। फर्स्ट हो गया एकाधिकार मूल्य निर्धारण में। उपभोक्ता को अपने मूल्य निर्धारण में उपभोक्ता की बचत की धारणा से सहायता मिलती है। यदि किसी वस्तु से उपभोक्ता को बचत कम मिलती है तो एकाधिकार उसका मूल्य ऊंचा नहीं रखेगा, क्योंकि मूल्य बढ़ने से मांग कम होगी तथा एकाधिकार को अधिक लाभ नहीं होगा। एकाधिकारी को क्या नहीं होगा, अधिक लाभ नहीं होगा। दूसरी ओर जिन वस्तुओं से उपभोक्ता की बचत अधिक प्राप्त होती है उनके मूल्य बढ़ाकर एकाधिकारी अधिक लाभ कमा सकते हैं। दूसरा हो गया राजस्व के क्षेत्र में सरकार को कर लगाने तथा उद्योगों को आर्थिक सहायता देने में उपभोक्ता की बचत धारणा से सहायता मिलती है। सरकार उन वस्तुओं पर अधिक कर लगा सकती है जिनके उपभोग से उपभोक्ताओं को उपभोक्ता की बचत अधिक मिलती है। लेकिन जिन वस्तुओं के क्रय से उपभोक्ता को बचत कम प्राप्त होती है उन पर अधिक कर नहीं लगाया जा सकता। इसी तरह उद्योगों की सहायता तभी देनी चाहिए जब इसका लाभ उपभोक्ताओं की बचत के रूप में मिले, क्योंकि उद्योगों को आर्थिक सहायता देने से सरकार को प्रत्यक्ष आर्थिक हानि होती है। तीसरा हो गया उपयोगिता संबंधी अर्थ तथा विनिमय संबंधी अर्थ के अंतर को स्पष्ट करने में उपभोक्ता की बचत की धारणा यह संकेत करती है कि वस्तुओं का मूल्य प्रायः उनकी उपयोगिता का सही सूचक नहीं होता है। जैसे अखबार, नमक आदि वस्तुओं का मूल्य अथवा विनिमय संबंधी अर्थ वैल्यू इन एक्सचेंज तो कम होता है, लेकिन इसकी उपयोगिता का अर्थ वैल्यू इन यूज जिसकी क्या होता है, बहुत अधिक होता है। अतः इन वस्तुओं को खरीदने में हमें अधिक उपभोक्ता की बचत मिलती है। वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब विनिमय संबंधी जो वैल्यू मतलब कीमत, और वैल्यू इन यूज क्या होती है, बहुत अधिक होती है। उसको यूज करने की कीमत क्या होती है, बहुत अधिक होती है। वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब इनको विनिमय करने की जो कीमत होती है वो कम होती है। चौथा हो गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त लाभ को जानने के लिए भी उपभोक्ता की धारणा का सहारा लिया जा सकता है। हम प्रायः उन्हीं वस्तुओं का आयात करते हैं जिनका मूल्य देश में प्रचलित मूल्य से कम हो। इस प्रकार आयात से हमें उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है। यह उपभोक्ता की बचत जितनी ही अधिक होगी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार हमारे लिए उतना ही अधिक लाभदायक होगा।
तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया उपभोक्ता की बचत के बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।